वायु सा प्रवाह लिए युवा नेतृत्व की बुलंद आवाज आज हमारे बीच संवाद के क्रम में जुड़ने आ रही है। हम आपका परिचय कराएंगे भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी से। गौरव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और तमाम सवाल आपके और हमारे और जवाबदेही होगी नवागत भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी की। गौरव जी, आपसे पहला प्रश्न हमारा यह रहेगा कि नगर में जो आपकी अध्यक्ष के तौर पर जो ताजपोशी हुई है, लगातार वो सवालों के घेरे में रही। आप ही के दल के कई कार्यकर्ताओं का ऐसा लगातार कहना रहा कि गौरव रणदीवे की जो ताजपोशी हुई है वो एक प्रकार की पैराशूट एंट्री है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी पैराशूट जैसा नहीं होता। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के काम करने को, उनके किए हुए काम का मूल्यांकन करते हुए कोई भी दायित्व दिया जाता है। मैं लगातार बहुत लंबे समय मैंने विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता के नाते काम किया, फिर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते लगातार मैं पहले प्रदेश का मंत्री रहा, फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। अब पार्टी ने ये नई जवाबदारी दी है तो इसका निर्वहन कर रहा हूँ। गौरव जी, कैसे देखते हैं, ऐसा कौन सा जादू आपने चला दिया कि सुभाष भगत संगठन मंत्री को स्वयं आपके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ा? तो इसमें से थोड़ा सा पर्दा उठाइए ना कि आखिरकार गौरव रणदीवे की ताजपोशी के पीछे कौन? देखिए, गौरव रणदीवे की ताजपोशी नहीं कह सकते इसको, हमारे यहाँ ताजपोशी जैसा शब्द नहीं होता जी। नगर अध्यक्ष का ये दायित्व मुझे मिला है सभी वरिष्ठों से बात करके, सभी का मार्गदर्शन लेते हुए, सभी को साथ लेते हुए, और फिर संगठन ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे ये जवाबदारी दी है। और आप जो विषय रख रहे हैं, हमारे यहाँ संगठन मंत्री जो होते हैं हमारे ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करते हैं, पालक की भूमिका में होते हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के सीनियर लीडर हैं। तो ऐसे सभी शीर्ष नेतृत्व से बात करके, विचार विमर्श करके कोई भी जवाबदारी तय होती है। पर और भी अन्य ऐसे पदाधिकारी थे ना, देखिए उमेश, पर अगर अचानक नहीं हुआ तो फिर विरोध के स्वर कैसे उठे? आमतौर पर तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा किरदार ही नहीं है कि किसी पद की मनोन्नति होने के बाद किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो। ये तो एक कांग्रेस की विचारधारा हमेशा रही है, अनुशासन ही कांग्रेस का रहा कि कोई भी निर्णय लेने के बाद विरोध के स्वर जरूर उठते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का एक नया किरदार ये देखने को मिला कि आपके नगर अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा जी से शिकायत की बात आई, अन्य जगहों पर जो अन्य नगर अध्यक्ष बनाए गए, ग्वालियर की बात की जाए, वहां पे भी कार्यकर्ताओं का नगर अध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई उसको लेकर के लगातार विरोध रहा। सुभाष भगत हटाओ और भाजपा बचाओ जैसे कई नारे भी उठे, कई स्वर उठे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो विरोध की बात आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई है। विरोध हमारे जैसा पास प्रमाण है इस बात के। गौरव जी, मेरी बात तो पूरी कर लूं। फेसबुक पर, ट्विटर पर लगातार हमले होते रहे। मेरी बात पूरी कर लूं। सबसे पहले हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है कि इस तरह का विरोध करना। मैंने जैसे कहा कि स्वाभाविक है, बड़ा संगठन है, बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, लगातार दायित्व के लिए प्रयत्न भी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपना विषय रखना विरोध है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है, यहाँ अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, मगर हमारे सारे कार्यकर्ता नेता बहुत ही मर्यादा में अपने विषय को रखते हैं, उसको कोई दूसरी दिशा में मोड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, खैर ये तो बिल्कुल सही बात है कि पद एक है और चाहते सभी की अनेक हैं। अगर आगे चलते तो बात करेंगे गौरव जी की इंदौर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ ताई भी है, यहाँ भाई भी है, यहाँ साईं भी है, यहाँ साहब भी है, यहाँ भाभी भी है, फिर यहाँ बाबा भी है। मतलब बोला जा सकता है कि सभी एक हैं, पर वैचारिक मतभेदता समय समय पर हमेशा हमें भी देखने में आई है, साथ ही जनता के सामने उजागर भी हुई है। ऐसे में गौरव रणदीवे सभी के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे काम करेंगे? बहुत अच्छे से सबके साथ सामंजस्य बना के, तालमेल बना के, सबका सहयोग और सबका मार्गदर्शन और विषयों पे हम लोग सब सामूहिकता से निर्णय करते हुए करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ताई हैं, भाई हैं, भाभी हैं,
ये आप लोग जब पटल के उस पार से देखते हैं तो आप लोगों को ऐसा सब दिखता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जब यहाँ से देखते हैं तो ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के, केवल हमें ही नहीं दिखता, ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इन लोगों को हम जब देखते हैं, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप पूरी बात सुने पहले, कि हम लोग जब इन्हें देखते हैं तो ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखते हैं हमें। और हम लोगों को जब ये लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लगातार इनका साथ और सहयोग हमें देखिए ना, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता तो आपके ऊपर कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, एक स्टाम्प नहीं छप जाता कि आप कैलाश विजयवर्गीय की चाहते हैं, आप कैलाश विजयवर्गीय की वजह से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये आपके कहने से या किन्हीं लोगों के कहने से नहीं हो जाएगा, परंतु जनता में ये कई बार इस प्रकार के संदेश कई बार वो जनता कहाँ है, वो ये अगर 4 लोगों को आप जनता मानते हैं तो 40 लाख की आबादी है। दूसरा, संगठन में मैंने जैसा कहा, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं शायद, कि संगठन में सामूहिकता से निर्णय होता है। आप लोगों के कहने से या किन्हीं लोगों के कहने से विचार बना लेने से विषय ठीक नहीं हो जाता। मैं जिस विषय को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अपना तरीका है, लोकतंत्र है, सामूहिकता से निर्णय लिया जाता है, सबको साथ में लेके निर्णय लिया जाता है और सबसे बात करके, सबसे विचार करके किसी विषय पे पहुंचा जाता है। अब आप उसको घुमा घुमा के जलेबी जैसा 4 बार मुझसे एक ही सवाल पूछेंगे तो भी उसका उत्तर यही रहने वाला है। नहीं, परंतु मुद्दा ये है, प्रश्न मेरा सीधा सा ये कहाँ पे है मुद्दा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुद्दा कहाँ पे है? समय पर हमेशा देखने में आया, मीडिया के बीच में ताई इसीलिए ताई कह देती है कि मैं तो रिटायरमेंट की पोजीशन पे हूँ और मुझे तो किसी प्रकार की अनर्गल राजनीति से दूर ही रखा जाए। एक बार नहीं, कई बार ताई ऐसा बोल चुके हैं। यही कारण है कि कई बैठकों में ये लोग दूरियां भी रखते हैं। अगर आप बात करें तो कृष्ण मुरारी मोघे स्वयं उनका ऐसा कहना मानना है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक गुटबाजी वाला जो हिस्सा है उसके चलते आप स्वयं भी प्रभावित होते हैं, आपका किरदार भी प्रभावित होता है। नहीं, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने कुछ विषयों को अपने मन में बसा लिया है। आप मानते हैं कि आपने जो सोचा है वही सही है, मगर हम लोग उस जगह हैं तो हम जो आपको बता रहे हैं वो सही है कि हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग मिलकर सामूहिकता में पार्टी हित में निर्णय लेते हैं। अब आप लोग अपने विचार को पकड़ के चलेंगे तो ये आपकी विचारधारा है, मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मूल भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, कैसे देखते हैं, इंदौर नगर अध्यक्ष का पद आपको मिला है, दायित्व आपको मिला है, जिम्मेदारी आपको मिली है। 2 असल मुद्दे बोले जा सकते हैं, 2 महत्वपूर्ण पहलू ये हैं कि पहले तो युवाओं को कितना अवसर मिलेगा और दूसरा इंदौर नगर निगम के चुनाव होने को है, आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चली है। ऐसे में आपकी पार्टी के मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये देखा जाता है कि 50 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को नगर अध्यक्ष का पोस्ट, शायद इसलिए आपको ये दायित्व मिला। और दूसरी तरफ यह मसला है कि इंदौर नगर निगम चुनाव में जो 2 बार चुनाव लड़े हुए हैं उनको तीसरी बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको संगठन में शामिल किया जाएगा। उसके बाद वो चौथी बार टर्म में चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इस मापदंड पर काम किया जाएगा या केवल बोलचाल की भाषा में है कि दूसरों को अवसर देना है? देखिए, अभी इस तरह कोई भी, ये फिर वही बात हो गई शायद किंतु परंतु। हम लोगों के यहाँ शायद किंतु परंतु पे राजनीति नहीं चलती है। जो भी होगा सामूहिकता से तय होगा, कोई नीति निर्धारण भी होगा तो सामूहिकता से तय होगा। हम मगर स्वाभाविक है कि युवाओं को भी उसमें अवसर मिलेगा, हमारे जो सीनियर हैं उनको भी योग्यता के आधार पर अवसर मिलेगा। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो पैमाना होता है वो कैंडिडेट की जीतने की क्षमता को देखा जाता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा और वो भी सामूहिकता से लिया जाएगा। गौरव जी, कैसे देखते हैं वीडी शर्मा जी जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका ऐसा मानना है कि जिनकी उम्र 50+ है, बीते दिनों उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे कि युवाओं को नए चेहरों को अवसर देना है और जिनकी उम्र 50 से ऊपर है उनके लिए विचार किया जाएगा। तो क्या इसको वाकई में धरातल पर उतारा जाएगा चुनावों के दौरान? उम्र का कोई बंधन होगा? मैंने जैसा आपसे कहा कि कोई भी अगर नीति निर्धारण होगा तो वो सामूहिकता से होगा और जो होगा उसका शब्द से शब्द पालन होगा। कैसे देखते हैं जो पूर्व के नगर अध्यक्ष रहे, बोला जा सकता है कि जब आपको ये दायित्व मिला
तो उस दायित्व के निर्वहन आप तो बखूबी कर रहे थे, परंतु आपके पूर्व के जो नगर अध्यक्ष रहे वो लॉकडाउन पीरियड में, या ये बोला जा सकता है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के दौर में वो क्षेत्र से अपने मैदान से पूर्ण रूप से नदारद नजर आए। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। मुझसे पूर्व में भी जो नगर अध्यक्ष रहे, जितना पार्टी ने उनसे काम कहा, जैसी जैसी सूचनाएं होती रही, उन्होंने वैसा वैसा काम किया। कोरोना काल में जब शुरुआती दौर में जिस तरह की सूचनाएं थी, टोटल लॉकडाउन था जी। बहुत सारी उस समय भ्रामक स्थितियां थी, कोरोना क्या है कैसा है, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। फिर भी संगठन अध्यक्ष के दायित्व के नाते जितनी उनकी जवाबदारियां थी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। आप बोल रहे हैं कि कोई विषय नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 2.5 महीने का लॉकडाउन था, तब इंदौर, जो कि बोला जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के सपनों का शहर जो इंदौर है, उस इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त कोई भी भाजपा का नेता या बड़ा चेहरा जमीन पर आकर के जनता की मदद करने को तैयार नहीं था। मतलब अंतर्मन में भय कोरोना का इतना ज्यादा था कि आप उस जनता को भूल गए जिस जनता ने आपको विधानसभा तक पहुंचाया, अपनी आवाज को बुलंद करने का अवसर दिया। जब विपरीत समय आया तो आप मैदान छोड़ भाग गए। ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है आपका थोड़ा सा ग्राउंड एक्सपीरियंस कम है। नहीं, इसके कई उदाहरण हैं। देखिए, आप सुदर्शन गुप्ता की बात करें तो भीड़ जुटा के राशन बांटकर एक एहसान करते हुए नजर आए। मेरी बात पूरी कर लेना। मालिनी गौड़ की बात की जाए तो वो घर में रही, बाबा एक कुछ चुनिंदा बस्तियों में जाने के अलावा कोई जिम्मेदारी उन्हें नजर नहीं आई। राऊ के अगर पूर्व विधायक जीतू जिराती की बात की जाए तो जब कैलाश विजयवर्गीय राऊ में जाते हैं तभी उनकी राजनीति जन्म लेती है, शुरू होती है। उसके बाद वो पर्दे के पीछे की पता नहीं कौन सी राजनीति करते हैं। अब मैं कह लूं जी, मैंने इसलिए कहा कि मुझे लगता है कि आपका ग्राउंड पे घूमना थोड़ा नहीं, हम लोग बहुत ग्राउंड पे घूमे गौरव जी। मैं जब आप कहते हैं तो मैं सुनता हूं, क्योंकि हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगातार, चाहे वो सब्जी वितरण का काम हो, चाहे वो फल वितरण का काम हो, चाहे वो राशन बांटने का काम हो, हमारे सारे नेता, जिन भी नेताओं का आपने नाम लिया, चाहे वो माननीय कैलाश जी हो, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, माननीय रमेश जी हो, हमारे विधायक माननीय सुदर्शन जी हो, मालिनी भाभी हो, आकाश विजयवर्गीय जी हो, जीतू जिराती जी हो, मधु वर्मा जी हो, या हमारे सांसद शंकर ललवानी जी हो, सबने, उनके अलावा हमारे सारे पार्षद, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता लगातार पूरे समय सेवा कार्य में लगे रहे। एक बस्तियों में हमारे लोगों ने घर घर जाके, चाहे वो खाना बांटने का काम हो, हॉस्पिटल में उस समय सुविधाएं दिलाने का काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, या अन्य कोई भी विषय हो, लगातार भारतीय जनता, आपके कहने से वो मान्य नहीं हो जाएगा। कई उदाहरण निकल जाएंगे ना गौरव जी, अगर यही बात है कि उदाहरण निकालने, देखिए मैं आपको मैंने वही कहा कि कई डाटा हमारे पास सेव है गौरव जी, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि राशन की दलाली की गई, सब्जियों को अवैध बोल दिया गया। कोरोना के उस भीषण काल में जिस प्रकार की राजनीति इंदौर शहर में हो रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने आप में कई सवालिया निशान लगाती है। आप भले उस चीज से पता डाटा को थोड़ा दुरुस्त करिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डाटा को थोड़ा और दुरुस्त करिए। सुनिए, आप हमारे डाटा तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। खैर, अगर किसी प्रकार की बुराई को आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ये गलतियां हमसे हुई, शहर हमारा था, तो अगर आप इससे पल्ला झाड़ते हैं तो खैर निसंदेह मैंने जैसा कहा कि आपके कहने से सही गलत और गलत सही नहीं हो जाएगा। देखिए, हम वो बात करते हैं जो जनता की बात है। अगर आप ये समझे कि ये सवाल हमारे हैं तो ये भी आपकी गलतफहमी है। बिना जनता से सीधा सरोकार रखे हम कभी किसी राजनेता से कोई सवाल नहीं करते। निश्चित तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और सुधार करिए उसमें। हमारे सारे नेता पूरे समय कोरोना काल में लोगों के बीच में संवाद बना के रहे। आप एक बार और नीचे तक घूम के आएंगे तो आपको ये डाटा और मिलेगा। ठीक है गौरव जी, बताइए, लॉकडाउन के पीरियड में जो समय था, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें लगातार होती रही, इसमें कलेक्टर से आपकी नजदीकियों को लेकर के लगातार आप घेरे में रहे। अब आप इससे भी पल्ला झाड़ दें वो बात अलग है। इसी के चलते विधायक संजय शुक्ला ने यह भी कहा कि इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह कहाँ हैं? कलेक्टर तो गौरव रणदीवे को हो जाना चाहिए। शायद आपके भी सुनने में आया होगा, नहीं आया होगा तो हमारे पास साक्षात इसका वीडियो भी है। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेसी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये कांग्रेसियों की मानसिकता रही है।
अधिकारियों को दबा के रखना, अधिकारियों को अपना कर्मचारी समझना, अधिकारियों का शोषण करना और अपने अधिकारों का गलत उपयोग करना है कांग्रेसियों की मानसिकता रही है। उसी तारतम्य में संजय शुक्ला भी कुछ कह गए होंगे, मगर हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब के साथ में हमारे सारे माननीय विधायक, हमारे सांसद और जो भी क्राइसिस की टोली रहती थी, हम लोग सामूहिकता से शहर हित में क्या अच्छा हो सकता है, शहर कैसे वापस स्वस्थ रहे, सुचारू चले, इसके लिए लगातार हम लोगों ने जमीन पे भी और बैठकों में भी मंथन करके कोशिश करते थे। कांग्रेसी बैठकों में कम आते थे, बैठक में विषय भी कम रखते थे, मीडिया और पब्लिसिटी लेने के लिए बाहर वो कुछ भी कहें, मगर उनकी जो सच्चाई है वो सबको पता है और लोग सब जानते हैं। लोगों को पता है कि किन लोगों ने लोगों से बात करते हुए, संस्थाओं से बात करते हुए, व्यापारिक संगठनों से बात करते हुए, उनसे विचार विमर्श करते हुए कैसे धीरे धीरे इंदौर को अपनी गति पे लाए हैं, ये लोग जानते हैं। इसलिए ये इस बात से सीधा सरोकार बिल्कुल हम भी मानते हैं। अगर बात की जाए इंदौर शहर के हवाई नेता जीतू पटवारी की, तो अपने दर्शकों को बता दें कि वो विधायक तो हैं कागजी तौर पर या संवैधानिक तौर पर बोला जा सकता है राव विधानसभा के, परंतु लॉकडाउन पीरियड के दौरान पूरे समय केवल विपक्ष की जो राजनीति वाला रवैया रहता है, केवल वही चादर ओढ़े रहे जीतू पटवारी। लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर होते रहे या शहर के अन्य भाजपाई नेताओं पर हमलावर होते रहे, परंतु अपने क्षेत्र की जनता की तरफ कभी नहीं देखा। और अगर ऐसे की बात की जाए संजय शुक्ला की, तो संजय शुक्ला लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में यथावत बने भी रहे और अपनी जनता के लिए काम भी किया। कैसे देखते हैं विपक्ष का ऐसा किरदार कोरोना जैसी महामारी के दौरान? देखिए, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस शून्य था। कोई जिस स्तर पे कोरोना में राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। कोरोना राजनीति करने का मुद्दा भी नहीं है। लोगों को जब अपने जनप्रतिनिधियों की जरूरत थी, तब कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हुए वीडियो बनाने में और ट्वीट करने में ही व्यस्त थे। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, राजनीति में जनता जनार्दन होती है और समय आने पे इसका जवाब भी कांग्रेसी नेताओं को मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है इंदौर नगरी, इंदौर को एक भी मंत्री नहीं मिलता है और एक बार नहीं पहले भी ऐसे ही हुआ, ऐसा क्यों होता है गौरव जी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर दायित्व के लिए लगातार बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, हमारे यहाँ बहुत सारे योग्य लोग हैं, सभी योग्य हैं, तो संगठन कुछ मापदंडों पे निर्णय करता है। कभी कभी उसमें ऐसा हो जाता है कि ऐसा इसको नहीं देखना चाहिए कि इंदौर में एक भी मंत्री नहीं है। तुलसीराम सिलावट जी देखें तो इंदौर से ही हैं, उषा ठाकुर जी देखें तो इंदौर से ही हैं, तो उसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब आप लार्जर स्केल में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पैरामीटर्स होते हैं, तो आप उसको ऐसा ना देखें कि इंदौर से कोई नहीं। परंतु गौरव जी, अगर देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से भी महेंद्र हाडिया थे, रमेश मेंदोला थे, दरकिनार करते हुए उषा दीदी ठाकुर को मंत्री पद देना कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ संगठन निर्णय लेता है और उसको सब शिरोधार करते हैं, चाहे वो माननीय महेंद्र हाडिया जी हों, चाहे रमेश मेंदोला जी हों। कार्यकर्ता के नाते उन लोगों ने भी इस निर्णय को शिरोधार किया है। हम सब पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और संगठन जब जो निर्णय लेता है और जिस भूमिका में हम लोगों को लगाता है, हम उसमें लग जाते हैं। सांवेर, चूंकि बोला जा सकता है कि प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीट बोली जा सकती है, एक स्वाभिमान टिका हुआ है सांवेर जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, कैसे देखते हैं, क्या रणनीति है सांवेर उपचुनाव को लेकर के? चूंकि कांग्रेसियों का लगातार भाजपा में विलय हो रहा है, जो वहां के जमीनी नेता थे उन्हें साइड रख के अब तुलसीराम सिलावट वहां से भाजपा के कैंडिडेट रह रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या रणनीति है? जैसा आप देख रहे हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं देखते। तुलसीराम सिलावट हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तुलसीराम सिलावट जी ने त्याग किया है। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले वो सारे 22-24 विधायक जिन्होंने लगातार ये बात कही, जिन्होंने ये विषय रखा कि कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे वो हमारी बहनें हो उनका लोन माफ हो, चाहे वो युवा बेरोजगार हो उनको रोजगार देने की बात हो,
जब ये मुद्दे पूरे नहीं किए गए तो उन लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, क्योंकि वो लोग लोगों के बीच जाके लोगों की बात उठाते थे। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। आज तुलसीराम सिलावट जी ने भी उसी तारतम्य में इस्तीफा देके, मंत्री रहते इस्तीफा देके, अपनी सावेर की जनता के लिए उन्होंने वो विषय उठाते उस लड़ाई को लड़ा। और सावेर की जनता ये जानती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तुलसीराम सिलावट जी को जिताने के लिए प्रण प्राण से जुटा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे मतों से तुलसीराम सिलावट जी सावेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव जीतेंगे। गौरव जी, फिर जो जमीनी नेता रहे, सावेर की बात की जाए या बदनावर की बात की जाए, या उन तमाम सीटों की जहां उपचुनाव होने वाले, या जहां यूं कहा जा सकता है कि जो नवागत भाजपाई अब जो चुनाव वहां लड़ेंगे, तो भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो सालों से वहां मेहनत कर रहे थे, सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए भविष्य क्या? देखिए, ये विशेष परिस्थितियां हैं। आपको हमको ये समझना होगा कि जहां जहां ये उपचुनाव हो रहे हैं और ये जो हुआ है ये विशेष है। ये विशेष इसलिए है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 6 मंत्रियों ने अपना मंत्री पद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी जो तत्कालीन सरकार थी, उनकी जो तत्कालीन पार्टी थी, वो लोगों के हित का काम नहीं कर रही थी, लोगों की बात नहीं सुन रही थी। जिन वादों को लेके, जिन मैनिफेस्टो को लेके वो चुनाव जीते थे, सरकार में आए थे, उसको पूर्ण नहीं किया। सारे विधायकों ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये सरकार झूठ कह रही है, सरकार ने लोगों को छला है। तो ये जब कोई बात लोकहित की बात होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार हो या 15 महीने की कमलनाथ की कुशासन की सरकार हो, इसको लेके ये चुनाव होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें प्रण प्राण से जुट के अपने प्रत्याशियों को जिताएगा। गौरव जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि लगातार हमेशा आप लोगों के टारगेट पे रहा करते थे, या लगातार वाद विवाद की स्थिति, बयानबाजी की स्थिति, या आपके मार्गदर्शक श्री कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात की जाए तो वे भी हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते रहे और हमेशा उनके किरदार पर सवाल लगाते रहे, सवाल खड़े करते रहे। ऐसे में जब अब वे भाजपा के हो गए हैं तो क्या इस भगवाकरण के बाद कोई खोट नजर नहीं आएगा आपकी पार्टी को? देखिए, कांग्रेस के नेता होने के नाते कांग्रेस पे जो विषय आधारित हम लोगों का जो विचार आधारित लड़ाई थी वो उस समय थी, मगर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम इसको बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो आप उसको व्यक्तिगत ना ले जाएं कि इनका इनसे या इनका इनसे। पार्टी की जब बात होती है, दल की, संगठन की जब बात होती है, तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। तो एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे गौरव जी की बहुत ही अहम मसला है कि इंदौर नगर निगम के चुनाव होना है, हो सकता है कि दिसंबर तक ही चुनाव हो। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्या सक्रियता के आधार पर टिकटों का वितरण होगा? और अगर इंदौर का अगला महापौर होता है, अगर जातिगत मसला हटा दें कि जातिगत तौर पर आरक्षण किसके नाम का निकलता है, आपके अनुसार कौन महापौर ऐसा होना चाहिए जो इंदौर की जो एक विकास की जो श्रृंखला है, जो कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर को दिया, जो कृष्ण कुमारी मोघे ने इंदौर शहर को दिया, जो मालिनी गौड़ ने इंदौर शहर को दिया, कि इंदौर को राष्ट्रीय गौरव दिलाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिलाया। तो ऐसे में कौन ऐसे लोग होंगे जिनके चलते इंदौर नगर निगम को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, पार्षद चुनाव में जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो पार्टी सब लोग मिलके तय करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे योग्यता और उनका काम पार्टी कार्यकर्ता के नाते वो सबसे बड़ा आधार होगा। और महापौर चुनाव के लिए भी जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो काम के आधार पे और इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की जो गरिमामय परंपरा रही है उसी आधार पे कोई भी प्रत्याशी बने। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं नगर कार्यकारिणी के बारे में? पेंडिंग है अभी पूरा मामला, चूंकि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन नहीं हुआ है, तो वहां क्या मापदंड रहेगा? किन लोगों को अवसर दिया जाएगा और किस आधार पर अवसर दिया जाएगा? देखिए, इंदौर नगर की कार्यकारिणी सर्वस्पर्शी रहेगी, सर्वव्यापी रहेगी। हम लोगों के मंडलों से नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों की सहभागिता हो जाए ऐसी कार्यकारिणी रहेगी और सब लोगों की राय लेते हुए, सबको समावेश करते हुए कार्यकारिणी बनेगी।
तो यह थी इंदौर नगर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे से हमारा विशेष संवाद। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ।